विजन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन पाठ का प्रश्न उत्तर चल रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। देखिए, जो परंपरा का ज्ञान है किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों, उसका कारण बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखा गया है कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं बनकर रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। जो क्या करना चाहते हैं, रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। क्या होता है, परंपरा के ज्ञान से क्या होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। अर्थात प्रगतिशील आलोचना साहित्य परंपरा का मुहूर्त ज्ञान है। इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स आराम से दे देंगे। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है। देखिए, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है, उसका कारण बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक महत्वपूर्ण मानता है। क्योंकि क्या है, क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन हेतु प्रथम उस साहित्य का मूल्य निर्धारण आवश्यक है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। उस साहित्य पर ध्यान देना होगा जिसकी रचना का बुनियाद शोषित जनता के क्या है, शोषित जनता के श्रम पर है, तथा यह भी देखना होगा कि वह साहित्य वर्तमान समय में लोगों के लिए कहाँ तक उपयोगी है। क्या वह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। बताइए कि साहित्य का कौन सा ऐसा पक्ष है जो उसके अपेक्षा अनुसार अस्थायी होता है। इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें और इसके संबंध में लेखक क्या कहते हैं उसको स्पष्ट करना है। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य क्या है, मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, मतलब पूरे जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी जीवन बिताता है। आर्थिक जीवन के अलावा भी मनुष्य क्या करता है, एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। आगे क्या है, आगे है कि साहित्य में मनुष्य बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है। मतलब साहित्य में मनुष्य के पास अलग अलग भावनाएं जगती है, उठती है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है, जो उसे क्या करती है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ती है। साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिया बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य क्या है, केवल विचार ही नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, मनुष्य का इंद्रिया का होता है और उसका भावना दोनों मिला रहता है। आगे क्या है, आगे है कि साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। देखिए, साहित्य में जो विकास की प्रक्रिया है उसी तरह नहीं होती है जैसे कि समाज में विकास नहीं होता है।
लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक क्या कहते हैं इस बारे में उसको स्पष्ट करना है। चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है कि साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में। लेखक के कहने का आशय है कि जैसे समाज में विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, उसी प्रकार साहित्य क्षेत्र में भी विकास की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। देखिए, आपको पहले ही बताए कि जैसे समाज में विकास की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती है, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। जब हम साहित्य की विकास प्रक्रिया को संपन्न, परिपूर्ण, दोष रहित मान लेंगे तो जब हम साहित्य की विकास प्रक्रिया को संपन्न, परिपूर्ण, दोष रहित मान लेंगे तो फिर कोई कवि ही नहीं होगा तथा साहित्य का विकास भी नहीं होगा। क्या होगा? जब हम मान लेंगे दोष रहित तो कभी भी क्या होगा? कोई कमी नहीं होगा और विकास भी नहीं होगा। विकासशील समाज में विकास प्रक्रिया कभी संपन्न नहीं होती है और विकासशील समाज में विकास की प्रक्रिया कभी संपन्न नहीं होती है। उसी प्रकार साहित्य में भी विकास प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, अर्थात जैसे जैसे समाज विकास करेगा वैसे वैसे साहित्य की विकास प्रक्रिया चलती रहेगी। नंबर 5 है कि लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है। देखिए, लेखक जो है मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए किसके सापेक्ष स्वाधीनता को प्रमाणित करता है वो बताना है। उत्तर में लिखा गया है कि लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, क्योंकि आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक परिस्थिति है। क्योंकि आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक क्या होता है? परिस्थिति होता है। उस परिस्थिति व स्वाधीन भाव का त्याग करना अनिवार्य नहीं। लेखक इस पक्ष में दृष्टांत देता है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम थे, लेकिन क्या हुआ? लेकिन एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया। सारे यूरोप को प्रभावित किया, अमेरिका नहीं। उसी प्रकार सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, लेकिन भारत और ईरान दो ही काव्य के केंद्र थे। है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है उसको बताना है। चलिए, उत्तर में लिखा गया है कि साहित्य निर्माण में प्रतिभाशालियों की भूमिका लेखक स्वीकार करता है। साहित्य निर्माण में प्रतिभाशालियों की भूमिका लेखक क्या करता है? स्वीकार करता है, क्योंकि साहित्य निर्माण में उनकी भूमिका अद्वितीय और क्या है? साहित्य निर्माण में प्रतिभाशालियों की भूमिका क्या करता है? लेखक स्वीकार करता है, क्योंकि साहित्य निर्माण में उनकी भूमिका अद्वितीय और निर्णायक है। क्योंकि साहित्य के निर्माण में उनकी भूमिका क्या है? अद्वितीय और निर्णायक है। लेकिन इस स्वीकारात्मक पक्ष में भी खतरा है, क्योंकि प्रतिभाशाली मनुष्य की कृति में दोष नहीं होता है। क्या होता है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की कृति में दोष नहीं होता है। हम दावा नहीं कर सकते, कला का निर्दोष होना भी एक दोष है। ठीक है, जब तक कला में दोष नहीं होगा, जिसे हम अद्वितीय कला कहते हैं, उस कला के पक्ष में अन्य प्रतिभाशालियों का उल्लेखनीय कार्य संभव नहीं हो सकता है। नंबर 7 क्या कह रहा है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? बताइए। राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी, अधिक मजबूत कैसे होते हैं वो बताना है। ठीक है, चलिए, उत्तर में लिखा गया है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होता है,
क्या होता है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होता है। इस पक्ष में लेखक कहते हैं कि अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक कविता में लिखा है। देखिए, अंग्रेज के जो कवि थे टेनिसन और लैटिन कवि वर्जिल पर एक कविता लिखा है कि क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है। क्या लिखा कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया है, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि अभी भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विहल कर देती है, और हृदय को क्या करती है, आनंद से मोहित कर देती है। आगे क्या है, आगे है कि उसी प्रकार जब किसी साम्राज्य का राजनैतिक मूल्य समाप्त हो जाएगा तो वह वहाँ के कवि साहित्यकार संस्कृति के आकाश में चमकते नजर आएंगे। उसी प्रकार जब किसी साम्राज्य का राजनीतिक मूल्य समाप्त हो जाएगा तो वहाँ के कवि उभी क्या, आकाश में चमकते नजर आएंगे तथा उनका प्रकाश पूर्व की अपेक्षा करोड़ों लोगों को नई दिशा देगी, और उनका जो प्रकाश है वो क्या करेगा, करोड़ों लोगों की नई दिशा देगा, नई डायरेक्शन देगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है। देखिए, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस बताता है वो बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में क्या लिखा गया है उसको देखते हैं कि जातीय अस्मिता का उल्लेख लेखक साहित्य के विकास प्रसंग में करता है। क्या क्या करता है, जातीय अस्मिता का उल्लेख लेखक साहित्य के विकास के प्रसंग में करता है, उसके महत्व को बताने के लिए लेखक का कहना है, और उसके महत्व को बताने के लिए लेखक का कहना है कि साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। क्या होती है, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों और जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। आगे क्या है, क्योंकि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है वह अन्य किसी जाति की नहीं है। नंबर 9 क्या कह रहा है कि जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं का स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताता है। ठीक है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं का स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक मतलब दोनों में क्या समानता बताता है, मतलब दोनों के गुण समान क्या बताता है उसको बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखा गया है कि जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर बताते हुए लेखक ने कहा है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर बताते हुए कहा है कि क्या कहा है लेखक ने कि क्या कहा है, किसी भी राष्ट्र में अनेक जातियां रहते हैं, किसी भी राष्ट्र में क्या होता है, अनेक जातियां रहते हैं और उनकी अस्मिताएं भी अनेक होती है। किसी भी राष्ट्र में क्या होता है, अनेक जातियां रहते हैं और उनकी अस्मिताएं भी अनेक होती है, परंतु एक राष्ट्र की एक अस्मिता होती है। क्या होती है, परंतु एक राष्ट्र की एक ही अस्मिता होती है। परंतु जिस समय किसी राष्ट्र पर मुसीबत आती है तो जातियों की अस्मिता को गौण कर विविध जातियों में क्या किया जाता है, जब जातियों की अस्मिता को गौण कर विविध जातियों में केवल राष्ट्र की अस्मिता प्रधान हो जाती है। जब भी राज्य संकट में होता है तो जातियों की अस्मिता को बढ़ावा दे देता है, लेकिन दोनों में समानता भी है, क्योंकि जातीय अस्मिता ही राष्ट्रीय अस्मिता के रूप में बड़ा बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, जातीय अस्मिता ही राष्ट्रीय अस्मिता के रूप में क्या होता है, बड़ा बन जाता है, अथवा राष्ट्रीय अस्मिता जातीय अस्मिताओं को आत्मसात कर बृहद रूप धारण कर मुसीबत से रक्षा करने में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 10 क्या कह रहा है कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से
कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है, उसको बताना है। चलिए, उत्तर में लिखा गया है कि बहुजातीय राष्ट्र अनेक है। बहुजातीय राष्ट्र क्या है? अनेकों है। सोवियत संघ में सबसे अधिक जातियां शामिल है। सोवियत संघ यानी रूस में सबसे अधिक जातियां शामिल है, परंतु उनका इतिहास मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। क्यों? परंतु उसका इतिहास क्या है? उसका इतिहास मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। जैसा कि भारतीय जातियों का राष्ट्रीय इतिहास एक है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं। यूरोप के लोग क्या करते हैं? यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना, बल्कि दो भागों में विभक्त होकर क्या किया? राष्ट्रीयता को विभाजित कर डाला। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला कोई राष्ट्र नहीं कर सकता है। 11 है, क्या कह रहा है कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे? जो भारत की बहुजातीयता है वो क्या है? संस्कृत और इतिहास की देन है। आखिर में है संस्कृत और इतिहास की देन है, तो कैसे? उसका उत्तर देना है। ठीक है, चलिए, उत्तर में क्या लिखा गया है कि भारत की बहुजातीयता मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। भारत की जातीयता क्या है? मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है, क्योंकि यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। क्योंकि क्या हुआ है? यहाँ की राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई है। ठीक है, बल्कि क्या हुआ है? बल्कि हमारी राष्ट्रीयता बहुजातियों को अपने में पिरोकर अद्वितीय माना जाता है। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? किस प्रकार समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। देखिए, किस तरह से समाजवाद हमारी देश के लिए आवश्यकता है, इसके बारे में लेखक क्या बताते हैं, उसको बताना है। चलिए, उत्तर में लिखा गया है कि आज समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। आज समाजवाद क्या है? हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता यानी देश के लिए आवश्यकता है। लेखक के विचार से यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी। देखिए, जिस तरह से जारशाही रूस में नया राष्ट्र का पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था को राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगा। ठीक है, क्यों नहीं समाजवादी व्यवस्था कायम होगा। ठीक है, आगे क्या है? आगे है कि इसकी कल्पना की जा सकती है। इसकी कल्पना क्या की जा सकती है? देश के साधनों का सदुपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। देश के साधनों का सही उपयोग करना समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था से ही संभव है। तेरा है, क्या कह रहा है कि निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है। निबंध का समापन करते हुए लेखक जो है वो कैसा सपना देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, और उस सपना को साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। चलिए, उत्तर में क्या लिखा गया है कि लेखक निबंध का समापन करते हुए उस दिन का स्वप्न देखता है जब देश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी। देखिए, लेखक निबंध का समापन करते हुए उस दिन का स्वप्न देखता है जब देश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी।
उस दिन अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे। उस दिन क्या होंगे? अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे। तब वे साहित्यकारों की रचना को पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो उस साहित्य से उनका पूरा परिचय होगा। जब पढ़ेंगे तो उस साहित्य से उनका क्या? पूरा परिचय होगा। आगे क्या है कि और सही अर्थ में साहित्य परंपरा का मूल्यांकन कर पाएंगे। और सही अर्थ में परंपरा साहित्य जो है वो परंपरा का मूल्यांकन कर पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? देखिए, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, इस बात को प्रूफ करने के लिए लेखक कौन से तर्क दिया है और कौन से प्रमाण उपस्थित किए हैं उसको बताना है। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखा गया है कि साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है जबकि परिस्थितिवश जातियाँ पराधीन होती है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? स्वाधीन होता है जबकि परिस्थितिवश जातियाँ पराधीन होती है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम हुए। प्रमाण उपस्थित हुए कहे हैं कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम हुए, लेकिन एथेंस का साहित्य संपूर्ण एथेंस को प्रभावित किया, न कि अमेरिका साहित्य की। जबकि एथेंस का पूरा साहित्य किसको प्रभावित किया? एथेंस को प्रभावित किया, न कि अमेरिका के साहित्य की। क्या कह रहा है? व्याख्या करें। क्वेश्चन है कि विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है। तो पता चल जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। और इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं, और इस न्यूनाधिक ज्ञान के जो सामाजिक परिणाम वो क्या होते हैं, इसको प्रूफ करना है। यह लाइन बुक से उठा लिया गया है और इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता करना होगा किस चैप्टर से लिया गया, अभी न बता दीजिएगा कि इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर चल रहा है, एग्जाम में पूछेगा तो। अब चलिए उत्तर में लिखिएगा क्या है उत्तर में कि प्रस्तुत यहाँ होगा, प्रस्तुत लिखिएगा। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड परंपरा का मूल्यांकन पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी है। ठीक है, इतना हर व्याख्या वाला सवाल में लिखना होगा। चलिए क्या है आगे, क्या है कि कह रहा है वो वाला शब्द का अर्थ है, हुए मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं। उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह कह रहा है। आगे क्या है कि बंगाल विभाजित होकर भी बंगाल के लोगों ने अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान अविभाजित रखे है। मतलब बंगाल विभाजन भी हो गया ना, तो वो अपने परंपरा को बरकरार रखा है, लेकिन पंजाब विभाजन के बाद दोनों का अलग अलग साहित्यिक परंपरा बनी। लेकिन क्या हुआ? पंजाब विभाजन के बाद दोनों का अलग अलग साहित्यिक परंपरा बनी। अतः विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना की जाए तो ज्ञान हो जाएगा कि साहित्य परंपरा का ज्ञान कहाँ कम और कहाँ ज़्यादा है। इस न्यूनाधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका इतना आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी पर पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। और इस चैप्टर का फुल नोट चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।